नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, पीछे कुछ दिनों से बहुत चर्चा हो रही है कि बहुत जल्द इजराइल जो है वो गजा पर हमला करने वाला है और गजा को अपने कब्जे में लेने वाला है। लेकिन अब इजराइल का प्लान तो उसने बता दिया कि उसकी क्या मंशा है, लेकिन अब इसे लेकर ईरान क्या सोच रहा है। अगर गजा पर हमला होता है तो फिर ईरान इसको लेकर किस तरह की कार्रवाई कह लीजिए, या फिर क्या इजराइल के आमने सामने ईरान होगा गजा को लेकर। बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, पीछे कुछ दिनों से लगातार हम सुन रहे हैं, अप्रैल महीने से ही ये चल रहा है कि अब गजा पे कब्जा होगा, तब गजा पे कब्जा होगा। अब ऐसी खबर आ रही है कि 2.5 लाख फोर्सेस के साथ जो इजराइल है वो गजा में दाखिल होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर गजा पर हमला किया इजराइल ने तो इसके परिणाम इजराइल को भुगतने होंगे। देखिए, इसकी शुरुआत करें इसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कल इजराइल के हमले में गाज़ा में 4 पत्रकारों की मौत हो गई है और टोटल 7 लोग थे। ये 4 पत्रकार वो थे जो कि वहाँ पे कवर कर रहे थे कि कैसे फिलिस्तीनी जो हैं उन पे अत्याचार हो रहे हैं, वो किस तरह से किन हालात में रह रहे हैं। वो पत्रकार थे जो शरणार्थी कैंप है इसके सामने ही कैंप लगा के रह रहे थे और फिलिस्तीनियों के जो हालात थे वो दुनिया तक पहुंचा रहे थे। इनके ऊपर इजराइल ने हमला किया और 4 ऐसे पत्रकारों की जो है उसमें मौत हुई है। पूरे दुनिया के जितने जर्नलिस्ट हैं वो इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इजराइल को इस हमले के लिए इसकी आलोचना हो रही है। कल 26 लोगों की, 26 फिलिस्तीनियों की कल फिर मौत हुई है जो कि खाने के लिए जो है वो लाइन में लगे हुए थे जहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहाँ पे। तो आप देखिए, फिलिस्तीन में लगातार हमले हैं इजराइल के और बहुत ही बुरे हालात हैं। ऐसे हालात हैं जो शायद शब्दों में जिनको डिस्क्राइब भी नहीं किया जा सकता। अब आपने जो सवाल पूछा कि गजा में नेतन्याहू क्या करना चाहते हैं, उसका एक शब्द में, एक लाइन में सीधा जवाब है कि नेतन्याहू पूरे गाजा पर कब्जा करना चाहते हैं। दूसरा सवाल कि ये कब होने जा रहा है, मंशा तो बहुत पहले से है। अब वो चाहते हैं कि पूरे गजा में इजराइल की फोर्सेस का कब्जा हो जाए। अब ये कब होगा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स से मान के चल रहे हैं कि जैसे ही ट्रंप और पुतिन की मुलाकात जो कि अलास्का में होने वाली है, 15 अगस्त को होने वाली है, इस मीटिंग के फौरन बाद इजराइल अपना ऑपरेशन लॉन्च कर देगा। अच्छा, 15 तारीख के बाद। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो सोर्सेज बता रहे हैं, अब ये बात कितनी सही होगी नहीं होगी, देखिए कई बार हम लोग इस तरह का प्रेडिक्शन करते हैं जो कि कई सारे फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद होता है। तो अभी जो चीजें हमें समझ आ रही हैं वो ये कि 15 तारीख के आसपास जैसे ही ट्रंप और पुतिन की मीटिंग खत्म होगी, उसके फौरन बाद नेतन्याहू जो है वो बड़ा एक्शन करना चाह रहे हैं गजा में। बात नंबर 1, देखिए 1 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस को बुला लिया गया है। 1 लाख से ज्यादा रिजर्व फोर्सेस हैं जो कि इजराइल में एंटर करने के लिए तैयार है। बहुत सारे इनके जो मरकावा टैंक्स हैं उनको जो है गजा की तरफ रवाना किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो गजा के आसपास के इलाके हैं, उत्तरी हो दक्षिण हो, एक घेराबंदी सी कर ली गई है। और ये घेराबंदी आज नहीं, कहा यह जा रहा है कि बहुत पहले से ये घेराबंदी शुरू कर दी गई थी और धीरे धीरे करके ये दाखिल होना। अब जैसे आप रिजर्व फोर्सेस की बात कर रहे हैं, यानी एक तरह से घेरने की कोशिश और गजा में कब्जा करने की कोशिश। देखिए, अगर आप ये 4-5 पॉइंट हम ऐसे डिसाइड कर सकते हैं जहां पे बड़ा एक्शन जो है वो इजराइल की तरफ से देखने को मिल रहा है। एक तो आप उत्तरी गजा में देखिए, यहाँ पे जो इजरायली फोर्सेस हैं वो काफी एरिया में आगे बढ़ चुकी है। वैसे दूसरा गाजा सिटी है, गाजा सिटी का हाल तो हम सब जान रही हैं कि क्या हो रहा है। इसके अलावा देर अल बलाह, ये तीसरा इलाका है जहां पे इजरायली फोर्सेस काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है। वैसे खान यूनिस वो इलाका है जहां पे हमास के साथ बड़ी तीखी लड़ाई चलती है इजराइल की फोर्सेस की, और यहां पे इजराइल के कई सारे सैनिक मारे भी गए हैं। तो ये खान यूनिस जो इलाका है ये सबसे ज्यादा चैलेंज बना हुआ है। और फिर है रफा। ये खान यूनिस और रफा, ये जो 2 इलाके हैं, ये ऐसी जगह है जहां पे इजराइल को जो है वो हमास से मुंह की खानी पड़ती है। जितने अटैक्स होते हैं, जितने गुरिल्ला वॉर के तहत जो अटैक होते हैं वो इन 2 इलाकों में सबसे ज्यादा होते हैं। तो अब देखिए, जो प्लान इजराइल का है वो बेसिकली यही है कि करीब 1 लाख सेना के साथ और टैंक्स के साथ सीधे कब्जे की कोशिश की जाए और जो बचे हुए फिलिस्तीनी हैं उनको गजा से एक कोने में कर दिया जाए या उनको वहां से हटा दिया जाए। एक सवाल यहाँ पर देखिए, ये कोशिश तो बहुत पहले से इजराइल की चल रही है, लेकिन इसके बावजूद ना तो हमास पीछे हटा,
ना उसने हथियार त्यागे, ना जो फिलिस्तीनी है वो कहीं भी आसपास कहा गया आप जॉर्डन चले जाइए, आप कतर चले जाइए। बहुत सारे ट्रम्प की तरफ से भी ऑप्शन दिए गए कि हम पैसे दे देते हैं, उनको बसा दिया, लेकिन वो छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर पूरे गजा की 41 किलोमीटर का पूरा गजा एरिया है, अभी भी कहा जा रहा है कि 19 से 20 लाख लोग, अगर पूरे गजा की बात कर ली जाए, अभी भी वहां पर हैं। ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती होगी इजराइल के लिए वहां पर घुसकर हमला करना और कब्जा करना। देखिए, उत्तरी गजा में अभी भी जो है 3 लाख के आसपास हाँ। लोग हैं। गजा सिटी में 7,40,000 के आसपास लोग हैं। देर अल बला में हमने जो बताया वहाँ पे 4 लाख लोग हैं। खान यूनिस में 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं और रफा में 30,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो अभी भी काफ़ी सारी संख्या में यहाँ पे फिलिस्तीनी है और इनको हटाना उतना आसान नहीं है। अब देखिए नेतन्याहू क्या चाह रहे हैं। कल जो नेतन्याहू का बयान आया वो ये बयान है उनका कि हम ये नहीं चाहते कि हम गजा पे कब्जा करें, हम गजा को आज़ाद करना चाहते हैं। ये फिलिस्तीन का ये नेतन्याहू का नया एक शगुफा है। अब ये क्या, इनसे क्या कहने का मतलब है कि आप आज़ाद करना चाहते हैं? तो ऐसा जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जो एरिया बॉर्डर से लगा हुआ है इजराइल के, एक तो इसमें एक बफर जोन बन जाए। ये ऐसा बफर जोन होगा जहां पे ज्यूस यहूदी जो बस्तियां हैं उसको बसा दिया जाए। ये देखिए 2 डिफरेंट चीजें हैं। पहले जो नेतन्याहू हमले कर रहे थे वो एक प्रकार से गजा में फोर्सेस के दम पर, जोन इसलिए क्योंकि उसका दखल हो इजराइल का। देखिए ये इसमें अंतर है दोनों में। एक आप अगर आप गजा में अपनी फोर्सेस भेज के दक्षिणी गजा का जो इलाका है या वो जो इजराइल की सीमा से जुड़ा हुआ है, इसमें आप अपनी सेना के दम पे उस इलाके पे कब्जा कर लें, ये एक स्थिति है। और दूसरी स्थिति ये है कि आप उस इलाके में फोर्सेस भेजने के बाद ज्यूज को, यहूदीज को, इजरायली लोगों को आप उस एरिया में बसा दें, उनकी कॉलोनीज बना दें। अच्छा, अब इस पे काम हो रहा है। यानी अब सिर्फ वो ये चाहते हैं कि देखिए नेतन्याहू का प्लान बड़ा साफ है और ये ट्रम्प का भी प्लान लगता है कि आप जो है एक गजा में आप एक पपेट गवर्नमेंट बनाइए, जो अमेरिका की जो जनरली इस तरह की जो मिशंस हम देखते हैं, पपेट गवर्नमेंट बना दीजिए। उसके बाद जो है एक बड़े हिस्से पे, एक बड़ी जमीन पे गजा की, उस पे कब्जा करिए। कब्जा करने के बाद वहां पे ज्यूस को सेटलमेंट कर दीजिए ताकि आपका जो मेन लैंड है वहां तक कोई पहुंच ही ना पाए। वहां तक कोई पहुंच ना पाए। ये तो एक प्रकार से आप देखें कि ये पूरे गजा को कब्जाने की वो भी एक दूसरा तरीका है। हाँ, अगर आपको लगता है कि वहां पर आप ऐसे अपनी सैन्य मतलब सेना को भेज के वहां पर कब्जा ना करें तो अपने लोगों को बसा दीजिए। तो ये प्लान है। और अब ट्रम्प का भी बयान आया है, ट्रम्प का आज ही बयान आया है सुबह, जिसमें ट्रम्प ये कह रहे हैं कि इजराइल जो करने जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने जो है वो 7 अक्टूबर वाला, 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ वो उन्होंने याद दिला दिया 2023 वाला कि भाई ये जो है आप उस दिन को याद करिए जब हमास ने हमले किए थे। तो ट्रम्प भी उनके साथ खड़े हुए। तो ऐसे में बताइए, चूंकि बात ईरान की भी हो रही है। अब देखिए, अब इसमें जो है सवाल ये है कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं, नेतन्याहू क्या कर रहे हैं, वो तो दुनिया देख ही रही है कि क्या कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अब ईरान क्या करेगा। देखिए ईरान की तरफ से एक बात तो ये है कि ये शायद आपको सामने दिखे ना, लेकिन एक बड़ी तैयारी ईरान की तरफ से जारी है गजा को लेकर। अगर गजा पे के अंदर इजरायली सेना घुसती है तो ईरान की तरफ से क्या रिप्लाई होगा, इसको लेकर ईरान के जो 2-3 बयान आए हैं। ईरान का कहना है कि इजराइल गजा में यहूदी बस्तियां बसाना चाहता है। देखिए हमने भी आपको यही कहा, ईरान भी यही कह रहा है। ये उन्हें कतई मंजूर नहीं है। अगर इजराइल अपने कदम पीछे नहीं हटाता है तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सीधी धमकी ईरान की तरफ से दी गई है इजराइल को कि अगर गजा के अंदर घुसने की कोशिश करते हो, आप 1 लाख सैनिकों के साथ गजा में कब्जा करने की कोशिश करते हो, तो इसका अंजाम बुरा होगा। अरब के कई ऐसे देश हैं जो अब इसका विरोध कर रहे हैं, इजराइल के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। अगर ये भी माना जा रहा है कि अगर नेतन्याहू पीछे नहीं हटते हैं और गजा में एक ऑल आउट वॉर करने की कोशिश करते हैं तो ईरान फिर से हमला कर सकता है इजराइल के ऊपर। जंग के लिए, इजराइल से के साथ जंग करने के लिए ईरान फिर तैयार है। देखिए हमने पिछली बार भी देखा जिस तरह से लेबनान में हमले हुए, जिस तरह से हिजबुल्लाह पर हमले हुए थे, उसके बाद जो है उनके समर्थन में ईरान ने जो है इजराइल
इसराइल पर हमला किया और निशाना बनाया। ये मैं पिछले अटैक की बात कर रहा हूँ, इन 12 दिन के वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, जब 180 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान ने फायर की थी, जब हसन नसरल्ला के ऊपर अटैक हुआ था, उनका असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, ईरान, पहली बात तो ये है कि ईरान का ने जो भी स्टैंड रखा है गाजा पे, वो हमेशा उस पर कायम रहा है, वो उस पर चेंज नहीं हो रहा है उसका स्टैंड। और दूसरी चीज़ ये है कि ईरान की तरफ से ये कहना कि भाई इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, अब ये माना जा रहा है कि अगर इस नेतन्याहू गजा में एंटर करते हैं, देखिए सऊदी क्या करेगा पता नहीं, जॉर्डन क्या करेगा पता नहीं, वो अपनी कतर बात क्या जरूर करेगा कह रहा है, पता निंदा नहीं, जरूर कर रहा है, लेकिन क्या करेगा लेकिन नहीं पता। ईरान क्या हाँ। करेगा इसके बारे में बिल्कुल भी डाउट में मत रहिए। अगर गजा में नेतन्याहू की एंट्री 1 लाख सैनिकों के साथ हुई, तो बहुत सारे एक्सपर्ट से मान के चल रहे हैं कि आप फिर देखेंगे कि वैसी आसमान में मिसाइल्स दिखाई देने वाली हैं इसराइल के ऊपर, जैसे पिछली बार दिखाई दी थी। दूसरी चीज देखिए कि इसराइल की तरफ से, ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये नरसंहार है जो आप कर रहे हैं, हाँ, वो शुरू से कह रहा है। अब नई दिल्ली में जो भारत में, न्यू दिल्ली में जो ईरान की एम्बेसी है, इसकी तरफ से एक्स जो सोशल मीडिया साइट है उस पर लिखा गया है कि अमेरिका भारत व यूक्रेन में युद्ध के लिए संदिग्ध वित्त पोषण का आरोप लगाता है। ये इन्होंने कहा, ये सैंक्शन टैरिफ की बात कर रहा है जो ये कहा गया, जबकि साथ ही आईसीसी से दोषी ठहराए गए युद्ध आरोपियों का व्हाइट हाउस में स्वागत करता है। ये अमेरिका की जो डुअल नीति है इसके बारे में बात हो रही है। फिर वो आगे ये कह रहा है, इजराइल को हथियार मुहैया कराकर खुद को गाजा में चल रहे नरसंहार में निर्विवादित रूप से भागीदार बनाता है, यह चरम पाखंड है। ये ईरान की एम्बेसी की तरफ से बात कही गई जो कि भारत आप में अगर है। हथियार सप्लाई करें तो आप ठीक हैं, गजा में जिस तरह से आप इसराइल को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, नरसंहार गजा में हो रहा है, और लेकिन दूसरी तरफ पीस की बात हो रही है। यानी आप एक तरफ जो है, ये ईरान का जो एम्बेसी है वो ये कह रही है अमेरिका को कि आप एक तरफ तो हथियार दे रहे हो इसराइल को और कह रहे हो कि गजा में जो है, और गजा में क्या हो रहा है वो सब जान रहे हैं, और उसके बाद फिर पीस की भी बात कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि ये अमेरिका का पाखंड है, ये अमेरिका का दोगलापन है। तो अब देखिए, अभी जो स्थिति है गजा में, ये 15 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है ट्रंप की और पुतिन की जो बैठक है, इस बैठक में कई सारी चीजें तय होने वाली हैं। यूक्रेन रशिया युद्ध का क्या होगा, रूस की युद्ध का क्या होगा, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या करना है, टैरिफ वॉर को लेकर क्या होगा, इंडिया और रूस के बीच में जो तेल व्यापार है, इसको लेकर अमेरिका का स्टैंड जो टैरिफ है वो सॉफ्ट होगा या हार्ड होगा। ऐसे कम से कम 5 से 6 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में स्थिति साफ होगी। और रशिया का क्या रुख होगा इन सबको लेकर, देखिए ऑलरेडी ट्रंप ने जो है वो दबाव बनाना शुरू कर दिया है पुतिन के ऊपर। हालांकि पुतिन कभी किसी के दबाव में नहीं आते, वो एक अलग बात है, लेकिन ट्रंप की तरफ से इस बैठक के लिए, इस मीटिंग के लिए ग्राउंड बनाना शुरू हो गया है। तो अब ये मीटिंग में ये तय होगा कि गजा का क्या होने जा रहा है। तो अब अगले 5 दिन आप देखिए कि 15 तारीख के आसपास आप देखें गजा में एक फाइनल, या तो आर पार की जंग हो जाएगी, इस तरफ या उस तरफ की जंग, या गजा में कुछ बड़ा होने वाला है और 15 तारीख के आसपास होगा। बिल्कुल। तो देखिए 15 तारीख के बाद, क्योंकि पुतिन और ट्रंप की मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले गजा की स्थिति पहले ही खराब है। अगर इसराइल अपनी सेना लेकर गजा में दाखिल होता है, हमला करता है, तो ईरान किस तरह से जवाब देगा, और अगर ईरान जवाब देगा तो फिर क्या स्थिति बनती है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।